नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान अब एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि हॉर्मुज में होने वाले हर एक हमले के बदले ईरान का एक पुल, एक पावर प्लांट बर्बाद कर देंगे। और जवाब ईरान ने भी दिया है। ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर अमेरिका ईरान को तेल नहीं बेचने देगा तो ईरान खाड़ी के किसी भी देश को तेल नहीं बेचने देगा, दुनिया को तेल नहीं मिलेगा। ईरान आंख के बदले आंख निकालेगा, हॉर्मुज सभी के लिए बंद रहेगा। इस बीच लगातार 12वें दिन भी अमेरिका ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की, कई शहरों को निशाना बनाया और जवाब में ईरान ने भी खाड़ी देशों में बने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। इस बीच कतर, पाकिस्तान और मिस्र ने दोनों देशों के बीच 10 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है, लेकिन दोनों में से किसी ने अभी तक इस पर सहमति नहीं दी है। वहीं ब्रिटेन ने अपने सभी नागरिकों को ईरान से निकाल लिया है, जो ये संकेत दे रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच महाजंग होगी। इसकी आहट सुनाई दे रही है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख ले जिन पर आगे होगी बात। हूतियों के हमले से बंद हुआ लाल सागर का रास्ता, सऊदी अरब के 2 जहाजों को हूतियों ने बनाया निशाना। रूस और यूक्रेन के बीच सीजफायर की कोशिशें तेज, अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच हो रही है मुलाकात। जापान के करीब समुद्र में चीन ने किया युद्धाभ्यास, जापान का दावा हमारे करीब पहुंचे चीनी जहाज, चीन का जवाब जापान की सैन्य तैयारियां बेहद आक्रामक। और चलते चलते में देखेंगे बंदरों की मिली नई प्रजाति, लेकिन जल्दी ही समाप्त हो सकता है इस प्रजाति का अस्तित्व। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नवाज शरीफ ने पीओके का प्रधानमंत्री बनने की जताई इच्छा, छिड़ा विवाद। पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का आरोप, पीएमएलएन संविधान में करना चाहती है संशोधन। बांग्लादेश में फांसी पर लटका दो लेकिन मैं लौटूंगी, पूर्व पीएम शेख हसीना का बड़ा ऐलान। तारिक रहमान सरकार ने कानूनी कार्रवाई की कही है बात। ताइवान और तिब्बत पर भारत का रुख नहीं बदला, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने चीनी समकक्ष वांग यी को किया साफ, चीन की सरकारी मीडिया का दावा। काबुल में 269 मौतें हुई, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने की 4 महीने पहले अफगानिस्तान में हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों की जांच की मांग, कहा यह संभावित युद्ध अपराध। तो अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 12 दिनों से चल रही ये जंग और तेज होती दिखाई दे रही है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के पुलों और पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की धमकी दी है, जिस पर ईरान भी भड़क गया। उसकी तरफ से भी अमेरिका को खुली धमकी दी गई है। इन सब के बीच हमले भी लगातार जारी हैं। अमेरिका ने ईरान पर बमबारी करते हुए बुशहर, अहवाज, सिरिक और शालम चे सहित कई शहरों को निशाना बनाया। वहीं ईरान ने भी कुवैत और जॉर्डन जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें बरसाई। ईरानी सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी ने जॉर्डन में अमेरिकी संपत्तियों पर हुए हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि हमने बिजली की गति से हमले करके अमेरिकी थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली के रडार को नष्ट कर दिया है। पैट्रियट सिस्टम और सी रैम रडार को भी निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया और अमेरिकी अड्डे के ईंधन टैंकों में आग लगा दी गई। हेलीकॉप्टर के उपकरणों का एक बड़ा गोदाम और एक हेलीकॉप्टर मरम्मत और रखरखाव शेड भी आग लगाकर नष्ट कर दिया गया। वहीं ईरानी सेना के वरिष्ठ अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमिनिया ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि हम अब युद्ध के नए चरण को देख रहे हैं। अगर ईरान के दक्षिणी बुनियादी ढांचे पर अमेरिकी हमले जारी रहते हैं तो देश के सुरक्षा बल दुश्मनों के लिए इस युद्ध को जारी रखना नामुमकिन बना देंगे। हमने अपनी स्थिति और युद्ध क्षमता को बेहतर बनाने के लिए युद्ध विराम के मौके का पूरा फायदा उठाया है। आज हम अतीत की तुलना में बेहतर तरीके से तैयार हैं। अगर दुश्मन जमीनी रास्तों से हमले करता है तो इस क्षेत्र में हमारी प्रभावशीलता और दक्षता निश्चित रूप से बहुत ज्यादा होगी। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को लेकर नई योजना बना रहे हैं, जिसमें जमीनी हमले भी शामिल हैं। उन्होंने एक बार फिर ईरान के नागरिक ढांचे पर हमले की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अब से जब भी ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी जहाज पर मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या हथियार से हमला करेगा तो अमेरिका एक पुल या पावर प्लांट पर बम गिराकर उसे नष्ट कर देगा। इसमें तेहरान में या उसके आसपास के पुल या पावर प्लांट भी शामिल होंगे। इससे पहले ओवल ऑफिस से बोलते हुए ट्रंप ने यह भी संकेत दिया था कि अमेरिकी सेना जल्द ही पहाड़ के नीचे गहराई में बनी ईरान के निर्माणाधीन परमाणु साइट को निशाना बना सकती है। उन्होंने ईरान की पिकेक्स माउंटेन साइट पर हमले का इशारा किया है।
लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि उसकी तरफ से हर हमले का जवाब दिया जाएगा और इतना करारा जवाब दिया जाएगा कि दुश्मन इस जंग में आगे बढ़ने की सोच भी नहीं पाएगा। अब जिस तरह अमेरिका बार बार ईरान पर दबाव बना रहा है, कभी हमलों से, कभी धमकियों से कि कैसे भी वो अमेरिका की शर्तें मान ले, लेकिन ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब अमेरिका की बौखलाहट बढ़ती जा रही है, जो वहां के नेताओं के बयानों में भी साफ जाहिर हो रही है। अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा है। जब भी वे कोई समझौता करते हैं तो या तो उसे तोड़ देते हैं या उसमें बदलाव कर देते हैं। उन्हें होश में आने की जरूरत है। तेहरान को अपने कृत्यों के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब तक ईरान को अक्ल नहीं आ जाती, तब तक हर रात उस पर कीमत बढ़ती जाएगी। वे अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं। अगर ईरान चाहे तो वो मध्य पूर्व का सबसे अमीर देश बन सकता है, लेकिन इसके बजाय वे अपना पैसा लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और उसे हिजबुल्ला, हमास, हूतियों, शिया मिलिशिया और दुनिया भर में प्रायोजित आतंकवाद को देते हैं। रूबियो ने कहा कि अमेरिका का पूरा ध्यान परमाणु मुक्त ईरान पर है, लेकिन अमेरिका के लिए भी ईरान को इसके लिए राजी करना टेढ़ी खीर साबित हो गया है। बल्कि ईरान के खिलाफ उसकी कार्रवाइयां पूरे क्षेत्र को ही संकट में डाल रही हैं। ऐसे में कतर, पाकिस्तान और मिस्र ने एक बार फिर युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या दोनों देश दोबारा समझौते की तरफ बढ़ेंगे। और अब अगली खबर में बात करते हैं हूतियों के सऊदी अरब पर हमले की। तो सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच पहले से ही टकराव चला आ रहा था, लेकिन अब यह टकराव जंग की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर को सऊदी अरब के लिए बंद कर दिया है। उन्होंने लाल सागर में सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकरों पर हमला किया है। हूतियों की तरफ से कहा गया कि दोनों जहाजों ने उनके घोषित नेवल ब्लॉकेड का उल्लंघन किया था, इसलिए उन्हें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया गया। जिन टैंकरों को निशाना बनाया गया है उनके नाम एंसेलिया और लायला बताए गए हैं। इनमें से एंसेलिया पर हमले की पुष्टि समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने भी की है और इसके वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें समुद्र के बीच में एंसेलिया जलता हुआ दिखाई दे रहा है। टैंकर पर हमले की वीडियो क्लिप ईरान की प्रेस टीवी ने शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक टैंकर पर भयानक आग लगी है। ब्रिटेन की समुद्री जोखिम प्रबंधन कंपनी वैनगार्ड ने भी पुष्टि की कि एंसेलिया पर एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। वहीं यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी यूकेएमटीओ ने भी उस इलाके में एक टैंकर पर हमले की पुष्टि की है, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हूतियों की तरफ से ईरान के जिस दूसरे टैंकर लैला पर हमला किया गया है, उसके दावे की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। दरअसल हूतियों ने 3 दिन पहले ही लाल सागर में सऊदी अरब के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी का ऐलान कर दिया था। ईरान समर्थित इस समूह ने कहा था कि उसने ये कदम इस महीने की शुरुआत में सना एयरपोर्ट पर हमले के जवाब में उठाया है। इस हमले के लिए हूतियों ने सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया था। हूतियों की चेतावनी के बाद करीब 10 जहाजों को अपना रास्ता बदलकर लौटना भी पड़ा। भारत और चीन के जहाजों को भी रास्ता बदलना पड़ा। ईरान की तरफ से हॉर्मुज को पहले ही बंद किया जा चुका है। ऐसे में अगर ईरान समर्थित हूतियों ने लाल सागर को भी बंद कर दिया, जो होता दिखाई भी दे रहा है, तो इसका असर तेल और गैस की आपूर्ति में और भी ज्यादा दिखाई देगा। वैसे हूतियों के इस हमले के बाद पाकिस्तान जरूर बेचैन दिखाई दे रहा है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ उसकी सुरक्षा संधि है, जिसमें सऊदी अरब पर हमला होने पर पाकिस्तान को भी जंग में उतरना पड़ेगा। ऐसे में अब मुनीर और शहबाज शरीफ के लिए फैसला लेना मुश्किल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हूतियों पर हमला बोलने से ईरान का गुस्सा भड़क सकता है। फिलहाल चिंता सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया भी लाल सागर के बंद होने को लेकर चिंता में दिखाई दे रही है। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस और यूक्रेन जंग की। तो रूस और यूक्रेन के बीच पिछले लगभग 5 साल से जंग चल रही है। अभी हाल ही में दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे पर हमले भी तेज कर दिए गए और अब दोनों देशों में शांति की उम्मीद जगती दिखाई दे रही है। इसी क्रम में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की फिलीपींस में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात हो रही है। इस दौरान यूक्रेन में जंग को खत्म करने पर चर्चा की जाएगी। अमेरिका की तरफ से मध्यस्थता करने की संभावना है। रूबियो और लावरोव के बीच ये बैठक दक्षिण पूर्व एशियाई विदेश मंत्रियों की एक बैठक के दौरान हो रही है, जो मनीला में आयोजित आसियान के आयोजन में क्षेत्र के शीर्ष राजनयिकों की सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक है। अभी हाल ही में मार्को रूबियो का बयान भी आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो लावरोव के साथ यूक्रेन में चल रहे संघर्ष का मुद्दा उठाने की योजना बना रहे हैं। अमेरिका इस संघर्ष को खत्म करने में भूमिका निभाने के लिए तैयार है, अगर ऐसा मौका मिलता है। एक तरफ अमेरिका इस जंग को खत्म करने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन रूस पर एक के बाद एक हमले बोल रहा है। यूक्रेन ने अमेरिका और रूस के बीच होने वाली बातचीत से ठीक पहले रूस पर हमला कर दिया है।
यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्ड बेरीज के 2 गोदामों पर ड्रोन हमला किया है, जिससे वहां भयानक आग लग गई। कई किलोमीटर दूर तक धुएं के गुबार देखे गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस हमले में 10 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हमले में एक महिला की जान भी चली गई। इस बीच यूक्रेन का दावा है कि उसकी नौसेना ने पिछले 48 घंटों में आज़ोव सागर में रूस के 13 मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया है, जिससे रूस की सैन्य आपूर्ति को कमजोर किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ रूस भी चुप नहीं बैठा है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन में अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखी, जिसके तहत उसने खार्किव और जापोरिजिया क्षेत्रों के 2 और गांवों पर कब्जा करने का दावा किया है। यानी देखा जाए तो ये जंग रुकने की जगह और तेज होती नजर आ रही है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी दबाव में दिखाई दे रहे हैं और इसी दबाव में उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। सेना चीफ ही बदल दिया है। मेजर जनरल माइखाइलो ड्रापटी को नया सेना प्रमुख नियुक्त किया है। दिलचस्प बात तो यह है कि ड्रापटी को ऐसे वक्त में नियुक्त किया गया है जब यह जंग और तेज होती नजर आ रही है और रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चीन और जापान के बीच बढ़ते टकराव की। तो जापान एक बार फिर खुद को सैन्य रूप से शक्तिशाली बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है और यही बात चीन को खटक रही है, खासतौर पर ताइवान के मुद्दे को लेकर। जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने साफ साफ कह दिया है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान ताइवान का खुलकर साथ देगा। और ताकाइची ने तो यहां तक कह दिया था कि जरूरत पड़ने पर जापान की आर्मी भी एक्शन ले सकती है। इसके बाद चीन ने भी जापान को घेरने की कोशिशें तेज कर दी। अब जापान के जॉइंट स्टाफ की तरफ से कहा गया है कि हमारी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ने 4 जहाजों को एक साथ चलते हुए देखा। इनमें चीन के 2 मिसाइल डिस्ट्रॉयर, एक सप्लाई जहाज और रूस का एक युद्धपोत शामिल था। इसमें शामिल चीन के लुयांग 3 क्लास डिस्ट्रॉयर ने ओकिनोतोरी द्वीप से करीब 180 किलोमीटर दूर लाइव फायर ड्रिल की। यह पहली बार है जब चीन ने जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र में युद्धाभ्यास किया है। दरअसल चीन का कहना है कि जापान अब आक्रामक सैन्य तैयारियां कर रहा है। वो आक्रामक ड्रोन बना रहा है जो पूरे एशिया पैसिफिक रीजन की सुरक्षा के लिए खतरा है। जापान के संविधान में कहा गया है कि उसकी सेना कभी भी आक्रामक रुख नहीं अपनाएगी, लेकिन बिना पायलट वाले ड्रोन और एआई तकनीक के सहारे जापान अब इन पाबंदियों को दरकिनार कर रहा है। इसके अलावा जापानी सेना में अब अमेरिका में बने रोबोटिक कुत्ते, बिना इंसानों वाले समुद्री जहाज और पनडुब्बियां भी शामिल होने जा रही हैं। इनका इस्तेमाल प्रमुख रूप से जासूसी, निगरानी और सटीक हमले करने जैसे अभियानों के लिए किया जाएगा और इसी के चलते चीन ने जापान पर दबाव बढ़ा दिया है। वैसे चीन का टकराव सिर्फ ताइवान और जापान से ही नहीं चल रहा, बल्कि फिलीपींस को लेकर भी मामला उलझता दिखाई दे रहा है। फिलीपींस के अधिकारियों का दावा है कि सेकेंड थॉमस शोल के पास चीनी कोस्ट गार्ड के जवानों ने उसके एक नेवी कर्मी पर हमला किया है, जिससे उसका एक नौसैनिक घायल हुआ, जबकि चीन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने तो उल्टा फिलीपींस पर ही आरोप जड़ दिया। बीजिंग का कहना है कि फिलीपींस की 2 रबर बोट चीन की पेट्रोल बोट से टकराई और फिलीपींस के लोगों ने चप्पू और लंबे डंडों से चीनी कानून प्रवर्तन अधिकारियों पर हमला किया। फिलीपींस ने चीन के इन दावों को पूरी तरह से झूठा करार दिया है। दरअसल दोनों ही देशों के बीच लंबे वक्त से समुद्री सीमा और अधिकारों को लेकर विवाद चल रहा है। सेकेंड थॉमस शोल इस विवाद का सबसे संवेदनशील इलाका है। यहां दोनों के बीच कई बार टकराव हो चुका है। और अब चलते चलते में बात करेंगे बंदर की एक नई प्रजाति के बारे में। तो अब तक आपने अक्सर ही भूरे रंग के बंदर को देखा होगा। अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के घने जंगलों में अब एक ऐसा जीव पाया गया है जिसे वैज्ञानिक बंदर की नई प्रजाति मान रहे हैं। इस बंदर का नाम लिक्केली रखा गया है। वैज्ञानिकों ने कई साल तक इसकी बनावट, आवाज, रहने के तरीके और डीएनए की जांच की। वैज्ञानिकों के मुताबिक लिक्केली कोलोबस परिवार का बंदर है, लेकिन इसकी पहचान अलग है। दरअसल वैज्ञानिकों ने इसका डीएनए भी जांचा और जांच में पता चला कि इसका सबसे करीबी रिश्ता ब्लैक कोलोबस से है, लेकिन दोनों प्रजातियां करीब 50 लाख साल पहले एक दूसरे से अलग हो गई थी और इसी वजह से वैज्ञानिकों ने इसे नई प्रजाति माना है और इसका नाम कोलोबस कॉन्गोएंसिस रखा गया है। इन बंदरों के रंग रूप की बात की जाए तो इसके होठों के आसपास नारंगी और हल्के क्रीम रंग का हिस्सा है। इसके शरीर के पीछे सफेद रंग का एक पैच भी होता है। इसके बाल और इसकी आवाज भी दूसरे कोलोबस बंदरों से अलग है, लेकिन इस नई प्रजाति के बंदरों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बंदर सिर्फ करीब 1700 वर्ग किलोमीटर के इलाके में ही मिलता है, यानी इसकी पूरी आबादी बहुत छोटे से क्षेत्र में ही रहती है, इसलिए इसके खत्म होने का खतरा ज्यादा है। रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे बंदर भी मिले जिनका अवैध शिकार किया गया था। रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर समय रहते इसके जंगल और रहने की जगह को नहीं बचाया गया
तो यह नई प्रजाति भी खतरे में पड़ सकती है। लेकेली की खोज बताती है कि दुनिया के कई जंगलों में आज भी ऐसे जानवर मौजूद हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों को अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिली है। तो आने वाले वक्त में क्या कुछ नया निकलकर सामने आता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।